शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। रात के 10:30 बज चुके थे। हम मैडम सूजी की कोठी की तरफ चल दिए। मैडम सूजी की कोठी वाली सड़क पर आकर हम सामने वाले फुटपाथ पर हो गए, जहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोठियों के पोर्च में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। हम जब मैडम सूजी की कोठी के सामने पहुंचे तो हमारी नजरें कोठी के सहन की तरफ उठ गईं। सहन में कर्नल वाडिकर की कार खड़ी थी। हमने इत्मीनान का सांस लिया। दोनों बॉडीगार्ड फौजी वर्दी में बरामदे में खड़े थे। हम वहां रुके बगैर आगे निकल गए। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा कि जब हम चाय की दुकान से निकले थे तो एक आदमी सिगरेट पान की दुकान के सामने खड़ा बीड़ी पी रहा था। उसने मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ घूर कर देखा था। कमांडो शेरबाज ने कहा, तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? अब इन बातों का वक्त नहीं, हम टारगेट पर पहुंच चुके हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। हमें हर हालत में ये टारगेट मारना है। हम अपने साथ नायलॉन की एक बारीक सी रस्सी का गुच्छा भी ले गए थे। वो मेरी जेब में था। उस रस्सी के सिरे पर लोहे का एक हुक लगा हुआ था। ये हुक कमांडो शेरबाज ने खुद लगाया था। इस रस्सी के जरिए हमें मैडम सूजी की कोठी की पिछली दीवार पार करनी थी। सड़क के आखिरी किनारे पर जाकर हम बाएं जानिब उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गए जो कोठियों के पिछवाड़ों के दरमियान से गुजरता था। यहाँ अंधेरा था। कोठियों के अकबी सहनों और बरामदों की रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत मध्यम हो जाती थी। कमांडो शेरबाज ने मुझे इशारा किया। मैंने जेब से नायलॉन की रस्सी का गुच्छा निकालकर हाथ में पकड़ा और उसके आगे से निकलकर कोठियों की अकबी दीवारों के साथ साथ चलने लगा। कमांडो शेरबाज मेरे पीछे था। वो भी दीवारों के साथ लगकर चल रहा था। यहाँ अंधेरा था। 3-4 कोठियां छोड़कर मैडम सूजी की कोठी की दीवार आ गई। कमांडो शेरबाज मंसूबे के मुताबिक दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में था। मेरा पिस्तौल मेरी जेब में था। मैंने दीवार से 2 कदम पीछे हटकर नायलॉन की रस्सी का हुक वाला सिरा घुमाकर ऊपर नारियल के दरख्त की तरफ उछाल दिया। लोहे की हुक नारियल के दरख्त के झाड़ में जाकर फंस गई। मैंने उसे 3-4 बार जोर जोर से अपनी तरफ खींचा। जब देखा कि हुक पक्की तरह फंस गई है तो मैं दीवार के साथ आ गया और कमांडो शेरबाज को इशारा किया। उसने रस्सी मेरे हाथ से ली और देखते देखते फुर्ती से दीवार के ऊपर चढ़ गया। उसके बाद मैं भी रस्सी के जरिए दीवार पर कदम रखता ऊपर चढ़ गया। दीवार की मुंडेर पर अंदर लगी बेल की झाड़ियां फैली हुई थी। हम दीवार की मुंडेर पर औंधे लेट गए और कोठी के अंदर पिछले सहन का जायजा लेने लगे। इस सहन में कोई बत्ती नहीं थी। सिर्फ कमरे में बत्ती रोशन थी, जिसके रोशनदानों में से फीकी फीकी रोशनी बाहर सहन और बरामदे में पड़ रही थी। मैं नीचे उतरने लगा तो कमांडो शेरबाज ने मुझे बाजू से पकड़कर रोका। मैंने उसके कान के पास मुंह ले जाकर सरगोशी में कहा। उसने भी सरगोशी में जवाब दिया, पिछले हफ्ते इस तरफ वाले बरामदे की बत्ती जल रही थी, आज क्यों बुझी हुई है? मैंने कहा, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो। उसके बावजूद मैंने महसूस किया कि कमांडो शेरबाज नीचे उतरते हुए कुछ हिचकिचा रहा था। नायलॉन की रस्सी मैंने बाहर से ऊपर खींचकर कोठी की दीवार के अंदर डाल दी थी। अब हमें उस रस्सी के सहारे नीचे उतरना और कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद उसी रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़कर वहां से फरार होना था। मैंने कमांडो शेरबाज को आहिस्ता से कहा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, सूरत हाल कुछ बदली बदली सी लग रही है। हम अंधेरे में छिपकलियों की तरह कोठी की ऊंची दीवार की मुंडेर पर उल्टे लेटे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में बातें कर रहे थे। फिर कमांडो शेरबाज ने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। वो रस्सी की मदद से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही नारियल के दरख्त के साथ लगकर अंधेरे में बैठ गया। उसके बाद मैं भी रस्सी को पकड़कर नीचे उतर गया। हम दोनों 3-4 सेकंड अंधेरे में चुपचाप बैठे घूर घूर कर कोठी के बरामदे की तरफ देखते रहे, जहाँ कमरे के रोशनदानों में से धुंधली धुंधली रोशनी पड़ रही थी। हम उठकर दबे पांव बरामदे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा बंद था। हमने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। दूसरी तरफ कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमांडो शेरबाज ने हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया कि हम अंदर जाएंगे। उसके साथ ही उसने दरवाजे को 2 उंगलियों के दबाव से अंदर को धकेला। दरवाजा खुल गया। मुझे ख्याल जरूर आया कि रात के वक्त इस कमरे का दरवाजा खुला क्यों रखा गया है, अंदर से उसको चटखनी क्यों नहीं लगाई गई। दिल में तरह तरह के वसवसे और शुबे पैदा होने लगे थे, मगर उनकी तरफ ध्यान देने का वक्त गुजर चुका था। हम एक्शन शुरू कर चुके थे। अब टारगेट मारे बगैर हम वापस नहीं जा सकते थे। हम थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होते ही हमने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। ये बेडरूम था।
मगर सिंगल बेडरूम था। एक पलंग बिछा हुआ था, 2-4 आरामदेह कुर्सियां और एक तपाई थी जिस पर गुलदान पड़ा था। कार्निस पर भी गुलदान सजा हुआ था। दीवार की सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। दूसरे कमरे से हमें एक मर्द और औरत के हंस हंस कर बातें करने की आवाज आई। कमांडो शेरबाज ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रहा हो कर्नल वाडिकर अपनी महबूबा के पास मौजूद हैं। उसने ऑटोमेटिक पिस्टल को एक नजर देखा, फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बेडरूम के उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसके पीछे से औरत और मर्द के हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा भारी लकड़ी का था और उसमें कोई दर्ज या सुराख नहीं था जिससे हम दूसरी तरफ देख सकते। मैंने दरवाजे पर उंगली रखकर कमांडो शेरबाज को ऐसा इशारा किया जिसका मतलब था कि अगर दरवाजा दूसरी तरफ से बंद नहीं तो मैं उसे खोल दूं। कमांडो शेरबाज ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। मैंने दरवाजे के एक पट को जरा सा धकेला। हैरानी की बात थी कि ये दरवाजा भी खुला था। मेरे दिल ने कहा, हैदर अली अंदर मत जाओ। ये एक इशारा था, एक आवाज थी जिसकी सरगोशी मैंने बराबर सुनी। मैं दरवाजा खोलते हुए झिझक रहा था कि कमांडो शेरबाज ने धड़ाक से दरवाजा खोल दिया और पिस्तौल की नाली आगे करते हुए कहा, अपनी जगह से मत हिलना। मैं भी पिस्तौल तान कर कमरे में घुस गया। अंदर का मंजर देखकर हम दम बखुद होकर रह गए। कमरे में एक सिख सरदार जी एक औरत के पास बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। उनके सामने मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास पड़े थे। कर्नल वाडिकर वहां नहीं था। मैंने घबराकर कमरे में इधर उधर देखा। कमांडो शेरबाज ने सरदार जी पर पिस्तौल तान ली और गरज कर पूछा, कर्नल वाडिकर कहाँ है? जल्दी बोलो नहीं तो शूट कर दूंगा। सिख सरदार जी और औरत दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो घबराए हुए नहीं हैं। ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन थी। सिख सरदार ने बड़े आराम से कहा, कर्नल साहब अभी आ जाते हैं। अचानक पीछे से 4-5 आदमी हम पर इस तरह गिर पड़े जिस तरह कोई मिट्टी का तोदा गिरता है। हमें संभलने का मौका दिए बगैर उन्होंने हमें काबू कर लिया और 2 आदमियों ने हमारी गर्दनों के साथ स्टेन गन्नों की नालियां लगा दी। ये सब के सब सिविलियन कपड़ों में थे मगर उनका अंदाज बता रहा था कि वो ट्रेंड कमांडो हैं। ये सब कुछ 1 सेकंड में हो गया था। ये लोग उसी दरवाजे से अंदर घुस आए थे जिस दरवाजे से हम दाखिल होकर बेडरूम में आए थे। साफ मालूम हो रहा था कि वो पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे और हमें खास तौर पर तैयार किए गए जाल में फंसाया गया है। ये सारे फौजी कमांडो मुसल्लह थे। उन्होंने हमारे ऑटोमेटिक पिस्टल अपने कब्जे में कर लिए थे और बड़ी तेजी से हमारे हाथ हमारी पीठ पीछे रस्सियों से बांध दिए थे। इस दौरान सिख सरदार जी और औरत वहां से चले गए थे। हमें सोफों के पीछे दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया। मैंने हमलावरों को गौर से देखा। वो कुल 5 आदमी थे। उनके जिस्म मजबूत थे, पतलून और बुशर्टें पहनी हुई थी। उनमें से 3 के पास स्टेन गन्ने थी, 2 के पास रिवॉल्वर थे। ये लोग शक्ल ही से फौजी कमांडो लग रहे थे। इतने में दरवाजे से कर्नल वाडिकर नमूदार हुआ। हमने उसे साफ पहचान लिया। उसने हमें एक नजर देखा, फिर करीब आकर घूरते हुए बोला, तो तुम लोग कश्मीरी कमांडो हो और श्रीनगर से मुझे कत्ल करने और कश्मीरी लड़की को निकालने आए हो। ये तुम्हारा क्या ख्याल था कि कर्नल वाडिकर कोई रक्षा ड्राइवर है जिसे तुम आसानी से हलाक कर दोगे? मुझे तो उसी रोज पता चल गया था जब तुम बेंगलोर शहर में दाखिल हुए थे। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि इनको ले जाओ। फौजी कमांडो हमें धकेलते हुए बेडरूम में से दूसरे कमरे में ले गए जहाँ वही खुश शक्ल औरत जो यकीनन मैडम सूजी थी अपने उधेड़ उम्र मुलाजिम और एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी थी। ये औरत मैडम सूजी की माँ ही हो सकती थी। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक कर्नल वाडिकर की गाड़ी थी और दूसरी फौजी गाड़ी थी। हमें उस फौजी गाड़ी में उन 5 फौजी कमांडो के बीच में बिठा दिया गया। गाड़ी वैगन टाइप की थी जो उसी वक्त मैडम सूजी की कोठी से निकलकर किसी नामालूम मकाम की तरफ चल पड़ी। हमने सोचा भी नहीं था कि सूरत हाल एकदम इतनी पलट जाएगी। हमसे 2 गलतियां हो गई थी। पहली गलती मुझसे हुई थी कि मैंने सिनेमा हाउस से निकलने के बाद एक आदमी को देखा कि वो मेरा पीछा कर रहा है और मुझे उसने घूर कर भी देखा है। और फिर एक औरत गैलरी में सीढ़ियां उतरते हुए जानबूझकर मुझसे टकराई भी थी। लेकिन मैंने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी और कमांडो शेरबाज को तफसील से न बताया। अगर बताया तो उस वक्त जब पानी सर से गुजर चुका था और हम एन कमांडो एक्शन में से गुजर रहे थे। कमांडो शेरबाज खान से ये गलती हो गई थी कि जब हम मैडम सूजी के बेडरूम में दरवाजा खोल कर घुसे थे और हमने पिस्तौल तान कर सिख सरदार जी और औरत को हैंड्स अप करवाया था तो हम दोनों का रुख सरदार जी की तरफ था। हम में से किसी एक को अपने पिस्तौल का रुख उस दरवाजे की तरफ रखना चाहिए था जिस दरवाजे से हम अंदर घुसे थे, ताकि अगर पीछे से दुश्मन हमला करता तो उस पर फायरिंग कर सकते। हमसे ये गलती हुई कि हम दोनों का रुख सिख सरदार और औरत की तरफ था और पीछे से दरवाजा खुला था और मोर्चा खाली था। चुनाचे कर्नल वाडिकर के फौजी कमांडो को पोजीशनें बिल्कुल खाली मिल गईं और उन्होंने घुसकर हमें आसानी से दबोच लिया। ये हमें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया था। कोठी के अकबी बरामदे की बत्ती भी बुझा दी गई थी ताकि हम आसानी और बेफिक्री से कमरे में दाखिल हो जाएं। सिख सरदार जी और मैडम सूजी को हिदायत की गई थी कि वो ऊंची आवाज में हंसकर एक दूसरे से बातें करते रहें जिससे हमें यकीन हो जाए कि कर्नल वाडिकर अंदर दादे ऐश दे रहा है। इस मकसद के लिए बेडरूम के दरवाजे को चटखनी भी नहीं लगाई गई थी। बहरहाल हम फंस गए थे और हमें पकड़ लिया गया था। हमें पकड़ा भी रेगुलर आर्मी ने था, यानी भारत की बाकायदा फौज के कमांडोज हमें पकड़ कर लिए जा रहे
थे। ये कोई आम पुलिस नहीं थी, हम एक दूसरे के साथ लगकर बैठे थे। फौजी गाड़ी में बत्ती रोशन थी। सिविलियन लिबास वाले भारतीय फौजी कमांडो हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। एक दो ने हमें मुक्के भी मारे थे और अपनी जबान में बुरा भला भी कहा था। हम खामोश थे, हम एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे। गाड़ी में बिठाने से पहले हमारी तलाशी लेकर हमारी पतलून की जेबों में से फालतू मैगजीन और बड़ी कमानीदार कमांडो चाकू उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। ये चाकू और आधी रात को अटैक करने का अंदाज वाजे कर रहा था कि हम कश्मीरी कमांडोज हैं। हमारी घड़ियां भी उन्होंने उतार ली थी, हमारे पास जो नकदी थी वो भी उन्होंने निकाल ली थी। हमारी गिरफ्तारी में दो अवामिल ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। एक तो ये कि हमारे चेहरे सामने की तरफ थे, हम में से किसी एक ने भी ऐसी पोजीशन नहीं ली थी कि वो पीछे देख रहा होता। दूसरे, हम पर पीछे से अचानक हमला किया गया था। हमला भी इस तरह किया गया कि 6-7 आदमी एकदम से हमारे ऊपर गिरे और उन्होंने अपने साथ हमें भी नीचे गिरा दिया। लेकिन गिराते वक्त इस बात का उन्होंने खास ख्याल रखा था कि हमारी पिस्तौल से गोली न चल सके, अगर चले तो ऊपर छत को लगे। चुनाचे मैं और शेरबाज को जिस फौजी कमांडो ने दबोचा था उसने सबसे पहले हमारे पिस्तौल वाले हाथों को नीचे जोर से हाथ मारकर हमारे पिस्तौल ऊपर को उछाल दिए थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हमारे साथ हो गया था। मैं अपनी इस गैर मुतवक्के गिरफ्तारी पर सख्त परेशान भी था और परेशान भी। मुझे यकीन था कि शेरबाज की भी ज़हनी हालत ऐसी ही थी। अगरचे हमने कश्मीरी खातून को बहिफाजत उसके घर तक पहुंचा दिया था, मगर कर्नल वाडिकर से हम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले सके थे, बल्कि उल्टा खुद पकड़े गए थे। कर्नल वाडिकर के अंदाज़े गुफ्तगू से ये बिल्कुल जाहिर नहीं हुआ था कि उसे नूर बानो के फरार का इल्म हो गया है। वो यही समझ रहा था कि नूर बानो का हम सुराग नहीं लगा सके और उसे जंगली लोगों ने अपने देवता पर कुर्बान करके हलाक कर दिया होगा। ये हकीकत भी थी कि नूर बानो के फरार होने की खबर जंगली लोग कर्नल वाडिकर को कैसे देते। वो तो शायद कर्नल वाडिकर को जानते भी नहीं थे। नूर बानो खुदा जाने किस आदमी के जरिए जंगलियों के पास पहुंचाई गई थी। फौजी गाड़ी खुदा जाने किस तरफ चली जा रही थी। हमें सिर्फ गाड़ियों की विंड स्क्रीन का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था, जहाँ कभी कभी शहर की रोशनियों की झलक नजर आ जाती थी। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, फिर उतराई उतरने लगी। हम पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। विंड स्क्रीन पर कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक फौजी गाड़ी कोई 1 घंटे तक कभी हमवार और कभी ऊंची नीची जगहों पर सफर करती रही। फिर एक तरफ को मुड़ी और ऐसी आवाज आई जैसे गाड़ी किसी ऊंची छत के नीचे से गुजर रही है। ये कोई लंबी राहदारी थी या ड्योढ़ी थी। गाड़ी एक तरफ घूम कर खड़ी हो गई। हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। हमें गाड़ी में से निकाल कर कुछ दूर तक ले जाया गया। एक आदमी ने मेरा बाजू पकड़ लिया था। आगे सीढ़ियां आ गईं जो ऊपर को जाती थी। मैं गिनने लगा, ये 11 सीढ़ियां थीं। आगे हमवार जगह आ गई। आगे फिर सीढ़ियां आ गई, मगर ये सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। ये भी 11 सीढ़ियां थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें बेंगलोर शहर से दूर किसी पुराने किले में लाया गया है। सीढ़ियां खत्म हुई तो दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज से जाहिर होता था कि दरवाजा लोहे का है। जहां मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। मेरा ख्याल था कि कमांडो शेरबाज भी मेरे साथ ही होगा। जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मैंने देखा कि मैं अकेला था। कमांडो शेरबाज मेरे साथ नहीं था। मुझे एक अंधेरे और सीलन ज़दा कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। पहले तो मुझे सिवाय अंधेरे के वहाँ कुछ दिखाई न दिया। जब मैंने आंखों को हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मलकर गौर से देखा तो अंधेरे में मुझे जमीन पर बादामी रंग के कंबल से बिछे हुए नजर आए। करीब जाकर उन्हें छुआ तो वो कंबल नहीं थे, बल्कि सूखी हुई खुश्क घास थी। मेरे लिए वहाँ घास का बिस्तर पहले से लगा हुआ था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। दीवार बड़ी सख्त थी। मैंने छू कर देखा, ये पत्थर की बड़ी बड़ी सिलों वाली दीवार थी, जैसी कि पुराने जमाने के किलों की दीवारें होती हैं। मुझे मालूम हो गया कि मुझे और शेरबाज को बेंगलोर के किसी पुराने किले के तहखाने में बंद कर दिया गया है, लेकिन शेरबाज को किसी दूसरे तहखाने में बंद किया गया है। मुमकिन था कि ये किला इंडियन आर्मी की रेजिमेंट का गैरिजन हो या यहाँ मिलिट्री पुलिस का कैंप हो, जहाँ इस इलाके में पकड़े जाने वाले मुश्तबा लोगों, हुकूमत के मुखालिफों और दूसरे मुल्क के जासूसों को लाकर उनको अजियतें देकर उनसे पूछगिछ की जाती हो। तहखाने में कोई रोशनी नहीं थी। मैंने दीवार के ऊपर तक देखा, वहाँ कोई रोशनदान नहीं था। हो सकता है कोई रोशनदान हो, मगर मुझे अंधेरे में कुछ नजर न आया। फजा मरतूब और हब्सालूद थी। अजीब सी बू फैली हुई थी। मच्छर भी थे। मैं अंधेरे में सूखी घास पर बैठा शेरबाज के मुतालिक सोचने लगा कि वो किस तहखाने में होगा। अगर वो मेरे साथ होता तो हम एक दूसरे से बातें करके कुछ गम हल्का कर सकते थे और वहाँ से फरार की कोई स्कीम भी सोच सकते थे, लेकिन ये लोग हम दोनों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अंधेरे में मच्छरों से जंग करते करते खुदा जाने रात के किस लम्हे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। लोहे के दरवाजे की चरचराहट से मेरी आंख खुल गई। 2 बावर्दी फौजी अंदर आए और मुझे अपने साथ
साथ वहां से निकाल कर एक और तहखाने में ले गए, जहां 2 फौजी अफसर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक पाइप पी रहा था। मुझे उनके सामने नंगे फर्श पर बिठा दिया गया। दोनों फौजी गहरे सांवले रंग के थे और मरहट्टा लगते थे। उनमें से जो पाइप पी रहा था उसकी उम्र ज्यादा थी, दूसरा फौजी जवान था। उन्होंने मुझसे पूछगिछ शुरू कर दी। इन मराहिल से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैंने उन्हें बताया कि मैं कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद हूँ, मेरा साथी भी कश्मीरी मुजाहिद है। हम अपनी कश्मीरी बहन के अगवा और उसे हलाक करने का बदला लेने यहाँ आए थे और कर्नल वाडिकर को कत्ल करना चाहते थे, जिसने हमारी बहन को श्रीनगर से अगवा किया। और बाद में जबकि हमें यहाँ आकर मालूम हुआ कि हमारी बहन को कर्नल वाडिकर के हुक्म से मार दिया गया है। मुझे यकीन था कि शेरबाज ने भी यही बयान दिया होगा, क्योंकि वो ये किसी सूरत में नहीं बता सकता था कि नूर बानो को हमने फरार करवा दिया है और वो जिंदा है। फौजी अफसरों ने एक फौजी को इशारा किया। उसने मुझ पर घूसों की बारिश कर दी। मैं फर्श पर गिर पड़ा। वो मुझे लातों से मारने लगा। बहरहाल उस अजियत खाने में टॉर्चर और हैवानी अजियतों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान मुझे शेरबाज के बारे में कुछ मालूम ना हो सका कि वो अगर इस किले में बंद है तो किस तहखाने में है, या फिर उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। मुझे हर रोज टॉर्चर किया जाता। ये लोग कश्मीरी मुजाहिदों को, खास तौर पर कमांडोज को कैसी कैसी गैर इंसानी अजियतें देते हैं। इनका काम हर तरह से मुझे अजियतें देना और मुझसे ये पूछना था कि मेरे दूसरे कश्मीरी साथी बेंगलोर में कहाँ कहाँ पर हैं, और मेरा काम उनकी हर किस्म की अजियत को बर्दाश्त करना और अपनी जबान को बंद रखना था। यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं अपने साथी आलमगीर का नाम लेता या उन लोगों को आलमगीर के मकान और रेस्ट हाउस के बारे में कुछ बताता। मैं उनकी मार खा रहा था, हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर रहा था। जब अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो मुझे गश आ जाता था, मगर जो पहले दिन उन्हें बयान दिया था उस पर कायम था। मुझसे आलमगीर के रेस्ट हाउस के बारे में पूछा गया था कि वहाँ कैसे गए थे। मैंने कहा कि हम जंगल में भटकते फिर रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था। एक रेस्ट हाउस दिखाई दिया, उसके चौकीदार से इजाजत लेकर रात की रात वहाँ ठहर गए और सुबह वहाँ से चल दिए। हमें कुछ मालूम नहीं कि रेस्ट हाउस का मालिक कौन है या उसका नाम क्या है। फौजी अफसर बदल बदल कर आते रहे और मुझे नई नई अजियतें देते रहे, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहा कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, अपनी बहन के अगवा का बदला लेने आए थे, कर्नल वाडिकर को कत्ल करना चाहते थे और यहाँ हमारा जानने वाला कोई नहीं है। रात को हम जंगल में जाकर सो जाते, दिन के वक्त कर्नल वाडिकर की तलाश में लगे रहते। आखिर हमें सुराग मिला कि वो एक औरत सूजी के घर पर हफ्ते की रात को जरूर आता है। चुनाचे हमने उसे सूजी के घर पर कत्ल करने की स्कीम तैयार की। अफसोस कि हमारा प्लान नाकाम हो गया। जब मुझे वहाँ अजियतें बर्दाश्त करते करते एक हफ्ता गुजर गया तो मैंने महसूस किया कि वो लोग मेरी तरफ से मायूस हो गए हैं और उन्हें यकीन हो गया है कि मैंने जितना कुछ उन्हें बताया है उससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। ये फौजी अफसर आपस में अंग्रेजी में बात करते थे। मैंने उन पर यह जाहिर किया था कि मैं अनपढ़ कश्मीरी मुजाहिद हूँ, मगर अंग्रेजी में वो जो बात करते थे मैं उससे समझ जाता, क्योंकि मैं अंग्रेजी रवानी से बोल लेता था। मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का अभी तक पता नहीं चला, वरना खुदा जाने वो मेरा क्या हशर करते। कम से कम इतनी जल्दी मुझे हलाक कर देने का फैसला न करते। जी हाँ, उन्होंने मुझे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। ये बात बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप का धुआं छोड़ते हुए अपने जवान साथी से कहा था। उसने अंग्रेजी में उसे कहा था कि मेरा ख्याल है कि अब हमें इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, ये हमारा वक्त जाया कर रहा है। मैंने ये देखा कि भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के लोग बड़ी जल्दी तंग आ जाते थे, उनमें ज्यादा सब्र करने का मादा नहीं था। अगर पकड़ा हुआ जासूस 2-4 दिन की अजियतें बर्दाश्त करने के बाद उन्हें कुछ न बताता तो फौजी अफसर या मायूस होकर या गुस्से में आकर उसे शूट कर देते। उन्होंने मुझसे भी बेजार होकर या गुस्से में आकर खत्म करने का फैसला कर लिया था। ये मालूम नहीं हो सका कि वो मुझे गोली मार कर हलाक करना चाहते थे या फांसी लगाना चाहते थे, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भारतीय फौजी गैर मुल्की जासूसों पर अपनी गोली जाया करना पसंद नहीं करते। जवान फौजी ने ओके कहा था। इसका मतलब था कि अब ये लोग मुझे ठिकाने लगाने वाले हैं। उस लम्हे तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे लिए वहां से फरार होना भी तकरीबन नामुमकिन था। मैं उनके कब्जे में था। वो भारतीय फौजी थे, हमारे दुश्मन थे। वो बड़ी आसानी से मुझे मौत की नींद सुला सकते थे। मौत मुझे सामने नजर आ रही थी। मेरा ख्याल मेरी मरहूम बीवी की तरफ चला गया। उसका मासूम मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे वाकई अपनी बंगाली बीवी से बड़ा प्यार था। फिर लाहौर वाले मलिक साहब और भट्ट साहब का ख्याल आया। ये सोचकर दिल को बड़ा दुख हुआ कि उन्हें खबर भी नहीं होगी कि उनका एक साथी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स दुश्मन के हाथों हलाक हो गया है। मुझे कमांडो शेरबाज का ख्याल भी आया। अगर वो उसी किले में कैद था तो उससे भी पूछगिछ हुई होगी, उसने भी जबान बंद रखी होगी, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया होगा और उसे भी हलाक करने का फैसला हो गया होगा। एक दिन गुजर गया, कोई मुझसे पूछगिछ करने न आया। मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद भी न किया गया। खाने को एक वक्त ही वही दाल रोटी और पानी दिया गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। मैं सोचने लगा कि हो सकता है इन लोगों ने मुझे हलाक करने का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया हो, या फिर ये किसी दिन तंग आकर मुझे अचानक से हलाक कर देंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।